नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है बेटे का सही कदम। आज जब सौरभ घर लौटा तो कुछ उदास सा था। करीब 1 महीना पहले ही उसके पिता की मृत्यु हुई थी। अब उसे गांव में अकेली रह रही अपनी माँ की चिंता सता रही थी। जब सौरभ अपनी टाई ढीली करके जूते उतारने लगा तो उसका 2 साल का बेटा गोलू झट से दौड़कर आया और उससे लिपट गया। सौरभ को उसी समय अपना बचपन याद आ गया। वो भी अपनी माँ और पिताजी को देखकर दूर से दौड़ा दौड़ा आता था और इसी तरह उनकी टांगों से लिपट जाता था। नन्हे सौरभ को देखते ही दिन भर के थके पिता के मुख पर प्रसन्नता छा जाती थी और उसकी माँ अपनी सारी ममता लुटाती हुई उसे आलिंगन में भर लेती थी। वो दृश्य याद करते हुए सौरभ की आंखों में आंसू भर गए। खाना लग गया है, आ जाइए। सौरभ की पत्नी रोशनी की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई तो वो हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, रोशनी, तुम जानती हो कि पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है और ऊपर से अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब माँ जी को इस घर में ले आता हूँ। माँ इस घर में हमारे साथ रहेंगी तो गोलू के साथ उनका दिल भी लग जाएगा। गोलू को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी उसे संभालने की कोई परेशानी नहीं होगी। सौरभ की बात सुनकर रोशनी परेशान सी हो गई। तभी सौरभ रोशनी का हाथ थामते हुए बोला, रोशनी, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी माँ को भी अपनी मम्मी की तरह ही समझना। उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। मुझसे वादा करो कि तुम उस खालीपन को भरने में मेरी मदद करोगी। अपनी माँ के लिए चिंतित सौरभ ने अपनी पत्नी रोशनी से कहा। हालांकि सासू माँ के साथ रहने की रोशनी की बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति की मातृभक्ति को देखकर वह कुछ बोल न पाई। बस एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे मूक स्वीकृति दे दी। अगले दिन सौरभ अपनी माँ सीमा जी का सामान पैक करवाकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। माँ, बस एक बात याद रखिएगा कि ये घर मेरा और रोशनी से पहले आपका है। इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी। सौरभ की बातें सुनकर जहाँ सीमा जी को अपने बेटे पर गर्व हो आया और वो मुस्कुरा उठी, तो वहीं रोशनी अपने पति की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर जल भुन रही थी, लेकिन उस समय कुछ ना बोली। सीमा जी ने आते ही रसोई घर का सारा काम संभाल लिया। रोशनी भी अब घर के काम से निश्चिंत हो गई थी। रोशनी का मायका शहर में ही था, लेकिन यह सोचकर कि उसके पति का खाना कौन बनाएगा, रोशनी अपने मायके रहने नहीं जा पाती थी। लेकिन अब सीमा जी के आने के बाद रोशनी अपने बेटे को लेकर कुछ दिन के लिए मायके रहने चली गई। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई, जो तुम्हारी सास यहाँ रहने आ गई। अब तुम किसी भी समय और कितने भी दिनों के लिए हमारे पास रहने आ सकती हो। मायके पहुंची रोशनी से उसकी माँ ने कहा। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा दामाद तो पूरा श्रवण कुमार है। अपनी माँ का तो हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सारा दिन बस अपनी माँ के नाम की रट लगाए रखते हैं। बेटी, तुम्हारी सास सीधी और भोली बनने का ढोंग करती है, लेकिन है बहुत चालाक। तभी तो तुम्हारे पति को मुट्ठी में किया हुआ है और उंगली पर नचाती है अपने बेटे को। लेकिन तुम उनके इस माया जाल में बिल्कुल मत फंसना, नहीं तो वो तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएंगी। इसलिए अपनी सास से ज़रा संभल कर रहना। अभी रोशनी का अपने मायके में पहला ही दिन था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा अनमोल ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, या यूँ कहें कि अपनी ही बेटी को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की सलाह देनी शुरू कर दी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। आज सौरभ का जन्मदिन था और रोशनी भी मायके से आने वाली थी, तो सौरभ रोशनी को मायके से लेने चला गया। सीमा जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे याद करने लगी कि किस तरह वर्षों पहले वो अपने बेटे के जन्मदिन पर उसकी पसंद का खाना और केक बनाकर उसे सरप्राइज़ दिया करती थी। आज अब इतने वर्षों के बाद वह सौरभ के साथ है, तो उन्होंने उसे फिर से सरप्राइज़ देने का सोचा।
और बीमार होने के बावजूद भी सौरभ की पसंद का केक और अन्य लजीज व्यंजन बनाने में जुट गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ बेटे बहू के आने से पहले पहले सब कुछ तैयार करके रख दिया। फिर कुर्सी पर बैठकर बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगी। सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि इतने दिनों बाद अपने बर्थडे पर सरप्राइज़ देखकर सौरभ के बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी और 2 साल के गोलू को भी केक बहुत पसंद आएगा। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो सीमा जी ने दरवाज़ा खोला। सौरभ और रोशनी गाड़ी में से बैग तथा अन्य सामान निकाल रहे थे तो सीमा जी गोलू को उठाकर अंदर ले आई। इतने दिनों बाद गोलू से मिलकर सीमा जी के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। बेटा और बहू जैसे ही अंदर आए तो हैरान हो गए। घर खाने की खुशबू से महक रहा था। सौरभ बाथरूम से हाथ मुंह धोकर आया तो इतने में सीमा जी फटाफट रसोई घर से केक उठाकर ले आई और सारा खाना टेबल पर लगा दिया और सौरभ के आते ही बोली, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, जुग जुग जियो। इतने वर्षों के बाद माँ के हाथ का बना केक देखकर सौरभ बहुत खुश हो गया। सौरभ ने जैसे ही केक काटा तो सीमा जी उसे केक खिलाने लगी। इतने में उनकी बहू रोशनी भौहें तानकर तपाक से बोली, अरे यह क्या कर रहे हैं आप, और इतना सब बनाने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लिया होता, हम तो बाहर से खाना खा कर आए हैं। बहू की बात सुनकर सीमा जी कुछ हैरान सी हो गई तो सौरभ बोला, माँ वो बात यह है कि रोशनी के भाई बहन पार्टी की जिद करने लग गए थे, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया। लेकिन माँ, बाहर आपके हाथ के खाने जैसा स्वाद कहाँ। सच बताऊँ, मुझे तो यह खाना देखकर दोबारा भूख लग गई। सौरभ ने केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा तो सीमा जी ने खुश होकर प्लेट में खाना परोस दिया। जैसे ही सीमा जी गोलू को थोड़ा सा केक खिलाने लगी तो बहू ने गोलू को झट से उठा लिया। नहीं माँ, हमने गोलू को भी खाना खिला दिया था, उसका पेट भरा हुआ है। अब यदि ज़्यादा खाएगा तो कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, और मुझे भी भूख नहीं है। कहते हुए बहू गोलू को लेकर कमरे में चली गई। लेकिन सौरभ ने भूख ना होते हुए भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए एक चपाती खा ली। यह सब देखकर सीमा जी की आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन अपने कमरे में बैठी हुई रोशनी के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। खाना खाकर जैसे ही सौरभ अंदर आया तो रोशनी का फूला हुआ मुंह देखा। सौरभ ने उसकी नाराज़गी का कारण पूछा तो रोशनी तो जैसे उस पर बरसने को तैयार बैठी थी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि जब भूख नहीं थी तो खाना खाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। रोशनी की इस बात पर सौरभ चौंकते हुए बोला, अरे पर मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए इतने दिल से खाना बनाया, मेरा फेवरेट केक बना कर रखा। उस खाने में मेरी माँ का प्यार और ममता थी। मैं ऐसे कैसे खाने से मना कर सकता था। अच्छा, 10 दिन पहले की ही बात है, जब आप मुझे मायके छोड़ने गए थे तो मेरी माँ ने भी आपके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था, लेकिन आपने उस समय यह कहकर मना कर दिया कि मैं घर से खाकर आया हूँ, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। और यहाँ अपनी माँ का हाथ का बनाया खाना खाने के लिए पेट में जगह बन गई, तो इसका मतलब मेरी माँ के लिए कोई कद्र नहीं आपके दिल में। उनके खाने की भी थोड़ी सी भी इज्जत रख ली होती। रोशनी की बात सुनकर सौरभ भड़क उठा। किस बात को कहाँ ले जाती हो कुछ समझ नहीं आता। आज अपने जन्मदिन पर मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था और यहाँ सुबह से मेरी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए इतना सब इंतज़ाम करके रखा। हम बाहर से पार्टी करके आए, इस पर भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं। यदि मैंने उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया तो इसमें तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कहाँ से हो गई। सौरभ ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा तो रोशनी भड़क उठी। तुम्हें तो केवल अपनी माँ की ही खुशी की फिक्र है, लेकिन मेरी माँ पर क्या गुजरेगी यह तो तुमने नहीं सोचा। इतनी बात तो तुम्हारी माँ को भी समझ में आनी चाहिए कि वो हमारी खुशी में ही अपनी खुशी देखें। यदि एक दिन उनके हाथ का बनाया खाना नहीं खाते तो कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ता।
दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और यह बातें सीमा जी को बाहर तक सुनाई दे रही थी। बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और इधर सीमा जी यह देखकर हैरान थी कि उनकी बहू के दिल में उनके लिए कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दी थी। बेटे की शादी करने के बाद जब रोशनी उनके घर आई थी तो उन्हें ऐसे लगा था कि उनके जीवन में बेटी की कमी पूरी हो गई है। उन्होंने रोशनी को कभी बहू समझा ही नहीं था, लेकिन इस पर भी वह खुश नहीं थी। यह सोचकर सीमा जी बहुत उदास हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि बेटे की बात मानकर यहाँ क्यों चली आई। गांव में जैसे भी रहती, लेकिन बेटे की गृहस्थी तो खराब ना होती। खैर, जैसे तैसे मामला शांत हुआ। कुछ ही दिन बीते कि बहू रोशनी सीमा जी के पास आई और बोली, माँ जी, विदेश से मेरे बड़े भैया और भाभी आए हुए हैं, तो मैंने आज रात उन्हें खाने पर बुलाया है। उनके साथ साथ मेरे परिवार के सभी लोग भी रात को खाने पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मेरे घर से 10 लोग तो हो ही जाएंगे और यहाँ हम लोग भी हैं। तो आज रात के लिए आप 15 लोगों का खाना बना दीजिए। मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है। इतने समय बाद भैया भाभी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेने हैं। रोशनी की इस बात पर सीमा जी बोली, बहू, आजकल के ज़माने में तो ऑनलाइन भी खाना ऑर्डर किया जा सकता है, तो परेशान क्यों होना, खाना बाहर से ही मंगवा लो। नहीं माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है और बाहर का खाना उनके लिए ठीक नहीं है, और फिर मेरे भैया और भाभी क्या सोचेंगे कि अपने घर पर बुलाया और अपने हाथ का खाना भी नहीं खिलाया। रोशनी के इतना कहने पर सीमा जी बोली, तुम्हारी बात ठीक है बहू, यदि घर का बना खाना इतना ही ज़रूरी है तो मैं खाना बना देती हूँ। डिनर की तैयारी करने के लिए सीमा जी दोपहर से ही काम में जुट गई। बिना रुके लगातार काम करते रहने से कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर भी यह सोचकर काम में लगी रही कि अगर बैठ गई तो खाना नहीं बन पाएगा। मेहमान आने में कुछ ही समय बचा था। सीमा जी तेजी से हाथ चलाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें चक्कर आने लगे। संभलना मुश्किल होने लगा तो जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक सौरभ भी आ चुका था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तुरंत उन्हें चेकअप के लिए ले गया तो पता चला कि बीपी लो हो गया था। माँ की तबीयत बिगड़ी हुई देखकर सौरभ ने रोशनी को प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कह दिया। 2 घंटे बाद जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो सौरभ अपनी माँ को लेकर घर आया। रोशनी ने अपने परिवार के लोगों के आने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अगले दिन रोशनी ने अपनी सासू माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसी कौन सी बीमारी थी सासू माँ जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? अगर खाना नहीं बनाना था तो साफ साफ क्यों नहीं बता दिया? मुझे तो अब समझ आया कि मेरे परिवार वालों का इस घर में आना आपको पसंद नहीं, तभी तो आप बीमारी का नाटक कर रही थी। इस पर सीमा जी ने कहा, बहू, मेरी तबीयत सच में खराब थी, मैं भला नाटक क्यों करूँगी। लेकिन रोशनी ने अपनी सासू माँ का यकीन नहीं किया। उसके बाद तो उसने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। बहू के व्यवहार से कभी कभी तो सीमा जी का उस घर में दम घुटने लगता था। कई बार अपने बेटे सौरभ को अपने पुराने घर वापस ले जाने के लिए कह चुकी थी, पर सौरभ उन्हें वापस जाने नहीं देना चाहता था और हमेशा टाल मटोल कर देता था। लेकिन गोलू अपनी दादी के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। उसे दादी का साथ बहुत अच्छा लगता था, तो रात को भी माखन चोर की कहानियाँ सुनते सुनते अपनी दादी के पास ही सो जाता था। सीमा जी भी अपने पोते के साथ बहुत खुश रहती और उसके सहारे ही अपना समय काट लेती थी। एक दिन रोशनी बाजार में खरीदारी के लिए गई हुई थी, तो गोलू को दादी के पास ही छोड़कर गई। तभी गोलू उनके पास आया। दादी, भूख लगी है, कहते हुए गोलू सीमा जी से कुछ खाने के लिए मांगने लगा। गोलू को खाना देने के लिए जैसे ही सीमा जी किचन में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण एकाएक उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। कमर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। सीमा जी उठने में असमर्थ थी, फिर भी जैसे तैसे करके फ़ोन के पास पहुंची और अपने बेटे को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। सौरभ जल्दी से घर पहुंचा
और अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाया। बिना देरी किए रोशनी को फ़ोन लगाया। रोशनी, माँ रसोई में अचानक फिसल गई हैं और दर्द के कारण करहा रही हैं। मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं गोलू को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकता। तुम जल्दी से आ जाओ। हे भगवान, एक तो जब से आई है तब से बीमारी का बहाना किए बैठी है, और अब ये नई मुसीबत। ना जाने ये माँ बेटा मुझे चैन से जीने भी देंगे या नहीं। मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाते हुए रोशनी घर पर आ गई। डॉक्टर को दिखाया और जांच करवाई गई तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कुछ समय के लिए उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी। डॉक्टर की बात सुनकर सौरभ को कुछ तसल्ली हुई। उसने अपनी पत्नी को माँ का ख्याल रखने के लिए सख्त हिदायत दी और एक काम वाली बाई भी लगा दी, ताकि माँ का ख्याल रखते हुए रोशनी पर बाकी कामों का बोझ न पड़े। सौरभ की हिदायत पर रोशनी भी अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखने लगी। उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी। रोशनी की माँ को जब अपनी समधन के बारे में पता चला तो उन्होंने भी हालचाल जानने के लिए सीमा जी को फ़ोन किया। चिंता मत कीजिए समधन जी, जल्दी ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बच्चे आपका अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं ना? अपने समधन की चिंता का ढोंग करते हुए रोशनी की माँ ने कहा तो सीमा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बच्चे तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और रोशनी तो मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देती। कुछ दिन बीते, सीमा जी अब पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पुराने घर में जाने की इच्छा जताई। बस बेटा, बहुत सेवा करवा ली तुम लोगों से, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। इस पर सौरभ ने कहा, माँ, यह आपका ही घर है, अब आप यहीं रहेंगी, कहीं और नहीं जाओगी। सोचो, अगर आप उस घर में अकेली होती और यह घटना वहाँ होती तो कौन देखने आता आपको। माँ बेटे की ये बातें रोशनी चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी और बिना कुछ बोले रसोई घर में चली गई। अब सीमा जी को उसके व्यवहार में फिर से बदलाव नजर आने लगे थे। वो जानती थी कि रोशनी सामने तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन मन ही मन उसे अपनी सास की उपस्थिति खटक रही थी। रविवार के दिन रोशनी को किटी पार्टी में जाना था। सौरभ घर पर ही था तो रोशनी ने अपने बेटे गोलू को सौरभ के पास ही बिठा दिया। गोलू सौरभ को ज़्यादा परेशान ना करे, इसलिए मोबाइल फ़ोन में गेम लगाकर उसके हाथ में थमाकर पार्टी में चली गई। अपने बेटे को फ़ोन लगाकर देते हुए उसे यह भी ख्याल नहीं आया कि उसका मोबाइल अब अनलॉक हो चुका है और कोई भी उसके मोबाइल में मैसेज पढ़ सकता है। काफ़ी देर से गोलू मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब तक गोलू मोबाइल देखता था तब तक खुश रहता था, लेकिन सौरभ ने जैसे ही उसके हाथ से मोबाइल लिया तो वह रोने लगा। बेटे का दिल बहलाने के लिए सौरभ उसे गोद में लेकर उसके साथ बातें करने लगा, लेकिन गोलू के साथ हंसते बतियाते सौरभ ने देखा कि रोशनी के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। रोशनी कभी भी अपना मोबाइल अनलॉक नहीं छोड़ती थी, ना ही कभी सौरभ की दिलचस्पी होती थी यह जानने की कि रोशनी अपने मायके वालों से क्या बातें करती है। लेकिन मोबाइल बार बार बज रहा था तो सौरभ की नज़र उस पर गई, लेकिन जैसे ही सौरभ ने मोबाइल उठाकर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई जब उसने मोबाइल में आया एक मैसेज पढ़ा, रोशनी, तेरी सासू माँ ने वापस घर जाने के बारे में कुछ सोचा या नहीं? मुझे तो चिंता हो रही है मेरी बच्ची कि कहीं अपनी सास की सेवा करते करते तू ही बीमार ना हो जाए। पहले तो हम जब मर्जी तेरे घर आ जाते थे, लेकिन जब से तेरी सासू माँ घर आई है मैं तो तुझसे फ़ोन पर ढंग से बात भी नहीं कर पाती। मेरी एक बात याद रखना, जैसे ही तेरी सासू माँ थोड़ी ठीक होने लगे उन्हें वापस अपने घर भेज देना। इस सास नाम की मुसीबत को अब और ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है, और अब अगर वो श्रवण कुमार उन्हें जाने से रोके तो मायके जाने की धमकी दे देना। लेकिन अब इन माँ बेटा की गुलामी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सौरभ ने जैसे ही रोशनी की मम्मी का मैसेज पढ़ा उसे तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सामने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली उसकी सास के दिल में उसकी माँ के लिए इतनी कड़वाहट भरी हुई थी, यह देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। और उससे भी ज़्यादा बड़ी हैरानी उसे अपनी पत्नी द्वारा लिखे हुए मैसेज पढ़कर हुई।
जो उसने अपनी माँ का मैसेज आने से पहले लिखा था। माँ, क्या बताऊँ, जब से मेरी सास बीमार पड़ी है मेरे सर पर तो मुसीबत ही पड़ गई है। तुम्हारे कहने पर मैंने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया था और कुछ दिनों पहले तक तो कह भी रही थी कि मुझे घर वापस जाना है, लेकिन जब से उन्होंने बिस्तर पकड़ा है यह उम्मीद भी कम बची है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ना जाने मुझे कब आज़ादी मिलेगी इस सास रूपी बोझ से। अब सौरभ की हैरानी गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। वह रोशनी के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे उसका इंतज़ार बढ़ता जा रहा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचता जा रहा था। इस बीच सौरभ ने सारा मामला अपनी माँ के सामने भी स्पष्ट कर दिया। सौरभ की बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम बहू को कुछ मत कहना, यह सब मेरे कारण ही हो रहा है। तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी मेरे कारण ही खराब हो रही है। मेरे जाते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं माँ, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। सौरभ के दिलो दिमाग पर गुस्से के बादल गहराते जा रहे थे। जैसे ही रोशनी घर आई तो सौरभ ने उसे उसका मोबाइल दिया। सौरभ के हाथ से मोबाइल लेते हुए रोशनी को याद आया कि मोबाइल पर तो उसकी माँ के मैसेज आते हैं। कहीं सौरभ ने उन्हें पढ़ तो नहीं लिया। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन सौरभ के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। इसका मतलब सब ठीक है। रोशनी को इस बात की तसल्ली हुई। उसी समय सौरभ ने कहा, चलो रोशनी, आज तुम्हारे मायके चलते हैं। अपनी माँ के घर जाने की बात सुनकर रोशनी खुशी से चहक उठी और जल्दी से तैयार होकर गोलू को उठाकर आ गई। रविवार का दिन था, इसलिए सभी लोग घर पर ही थे। बेटी दामाद को आया देखकर रोशनी के पिता ने कहा, अरे सौरभ जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो लेकर आओ। सौरभ ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं ससुर जी, मैं तो बस आपकी अमानत आपको लौटाने आया हूँ। सौरभ की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तभी रोशनी के पिता ने पूछा, कौन सी अमानत, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो सौरभ कड़े स्वर में बोला, ससुर जी, आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, मेरे घर में अब उसकी कोई जगह नहीं। यह सुनकर रोशनी आंखें दिखाती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? साफ साफ बताओ बेटा, बात क्या है? ससुर जी ने हैरानी से पूछा। तो सौरभ बोला, ससुर जी, यह बात सासू माँ और अपनी बेटी से पूछे तो बेहतर होगा। रोशनी की माँ हैरानी से सौरभ की तरफ देखने लगी और गुस्से में बोली, दामाद जी, आखिर आपको समस्या क्या है, कुछ बताएंगे? समस्या तो आप है सासू माँ, जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती। हमारे घर परिवार की सारी मुसीबतों की जड़ सिर्फ और सिर्फ आप है। अपनी पोल खुलते देख सासू माँ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? रोशनी गुस्से में चिल्लाई। तो सौरभ ने व्यंग्य भरी मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, क्यों रोशनी, इसमें गलत क्या है? तुम भी तो अपनी सास से इसी तरह बात करती हो। मैंने ऐसे कब कहा तुम्हारी माँ के बारे में? रोशनी कांपते हुए बोली। तो ठीक है फिर, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाने दो। ससुर जी, रोशनी से कहिए अपना मोबाइल अनलॉक करे। यह सुनते ही रोशनी हड़बड़ा गई और मोबाइल अनलॉक करने से मना कर दिया, लेकिन अपने पिता द्वारा जोर दिए जाने पर उसे मोबाइल खोल कर देना पड़ा। सौरभ ने वह सारे संदेश अपने ससुर जी को दिखाए जो रोशनी और उसकी माँ ने एक दूसरे को भेजे हुए थे। मैसेज पढ़कर ससुर जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। ससुर जी, सासू माँ यहीं बैठे बैठे हमारे घर पर पूरा कंट्रोल रखती हैं। यह बात कहाँ तक सही है? अपनी बेटी को सही बात समझाने की बजाय उसके ससुराल में कलह के बीज बोना कहाँ तक सही है? अपने परिवार में कलेश कैसे करना है यह सिखाना कहाँ तक सही है? रोशनी और उसकी माँ की मैसेज पढ़कर ससुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और परिवार के सभी लोगों की हैरान भरी नज़रें उन दोनों पर ही टिकी थी। जब सारा मामला स्पष्ट हो गया तो रोशनी और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक गई। अब रोशनी से भी कुछ कहते ना बनता, क्योंकि अब सभी को रोशनी और उसकी माँ की करतूतों के बारे में पता चल चुका था। रोशनी के पिता ने उसकी माँ को गुस्से से फटकार लगाते हुए कहा, कुछ तो शर्म की होती, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण हमारी एक बेटी तो पहले ही तलाक लेकर घर पर बैठी है और अब तुम दूसरी का घर भी तोड़ने चली हो।
और रोशनी तुमने आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ससुर जी ने सौरभ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमें तो लगा था कि हमारी बेटी अपने ससुराल में बड़े सलीके से रहती है, सभी को बहुत खुश रखती है, अपनी सास की बहुत इज्जत करती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा हुआ बेटा, आपने समय रहते इन सब बातों से हमें अवगत करा दिया। अपने ससुर को हाथ जोड़ा देखकर सौरभ ने बड़ी विनम्रता से कहा, माफ़ करना पापा जी, किसी की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी माँ के खिलाफ साजिश होते देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तभी रोशनी के पिता बोले, बेटा सौरभ, अब एक काम और कीजिए, हमारा मान रखते हुए आप रोशनी को अपने घर वापस ले जाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने ससुर जी के कहने पर सौरभ रोशनी और बेटे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद रोशनी के पिता भी रोशनी की माँ को लेकर घर पर आ गए। रोशनी ने अपनी सासू माँ के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी, तो रोशनी की माँ ने भी अपनी समधन से माफ़ी मांगते हुए भविष्य में उनके परिवार में बेवजह दखल ना देने का आश्वासन दिया। आज समय रहते ही दिशा में उठाए गए सौरभ के एक कदम ने उसके परिवार को टूटने से बचा लिया। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।